जय हिंद साथियों, हम पढ़ रहे थे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने परिचय अनुच्छेद सब कुछ देख लिया था। बस एक और टॉपिक रह गया था, शक्तियाँ। तो कौन कौन सी शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई हैं, आज के इस वीडियो में हमें इसी पे चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो हमने आर्टिकल 131, 132 सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं। आर्टिकल 131 क्या कहता है? आर्टिकल 131 कहता है कि मूल क्षेत्राधिकारिता क्या होगी सुप्रीम कोर्ट की। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ऐसे कुछ विषय हैं जिस पे केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है। ऐसे कौन से विषय होंगे? ऐसे विषय होंगे कि राज्य और केंद्र अगर आमने सामने आ जाएं, केंद्र और कुछ राज्य और राज्य दूसरे कुछ राज्यों का समूह ये आमने सामने आ जाएं, या एक राज्य और दूसरा राज्य एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। लेकिन ये जो मतलब कि विवाद है वो राजनीतिक प्रकृति का नहीं होना चाहिए। वो कैसी प्रकृति का होना चाहिए? वो विधिक प्रक्रिया मतलब कि प्रकृति का होना चाहिए। उसमें विधि का रोल होना चाहिए, भूमिका होनी चाहिए। क्या इसमें शामिल नहीं किया जा सकता? इसमें शामिल नहीं किया जा सकता पूर्व संधि समझौते। इसमें शामिल नहीं किया जा सकता वित्त आयोग या अंतर्राज्यीय जो परिषद आयोग होता है, अंतर्राज्यीय जल विवाद वो होते हैं आयोग। ये सब परिषद नहीं आएंगे इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत केवल राजनीतिक मामले भी नहीं आएंगे। विधिक प्रकृति के राज्य और केंद्र के बीच के विवाद संबंध, इनके ऊपर सुनवाई की जा सकेगी। ये तो हो गई मूल क्षेत्राधिकारिता। अब आप पूछेंगे 42 और 43 में अपीलीय न्याय अधिकारिता के बारे में। तो 42 में कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कुछ कुछ मामलों के लिए आप अपील कर सकते हो। 133 में क्या है कि आप सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। 134 में कि आप आपराधिक मामलों में जा सकते हो। तो ऐसा कब किया जा सकता है? तो ऐसा कहा गया है कि मैंने नीचे लिखा है, लेकिन वैसे आपको ऊपर ही मानना है कि ऐसा कब किया जा सकता है? जब ऐसा लगे, किसको लगे? जब ऐसा मतलब कि कोई ऐसा विधि, संविधान या किसी प्रावधान से रिलेटेड है, या लगे मृत्युदंड का है मामला, अगर आपराधिक मामलों में कहा जाए तो, या लगे हाई कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट में जाने योग्य है मामला, तब वो अपील के लिए चला जाता है। तो ये हो गया अपीलीय न्यायालय या अपीलीय न्याय क्षेत्राधिकार की शक्ति। अगर हम आगे देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, यानी कि रिट निकालने की सुप्रीम कोर्ट को शक्ति है। लेकिन कैसी रिट निकालने की, किस पे रिट निकालने की? तो वो रिट होंगी कैसी? फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। जैसे कि आम कानून है, उनके लिए आपको अगर रिट जारी करवाना है तो आप कहाँ पे जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। आम कानूनों के लिए भी रिट निकालता है। ये अपन ने देखा था आर्टिकल 32 में। अगर बात करें सलाहकारी प्रकृति की, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि इस जो है ये सहकारी वो सलाहकारी जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। यानी कि किसी भी मामले पर राष्ट्रपति को परामर्श चाहिए, सलाह चाहिए, ऐसा कोई मामला है जिसमें राष्ट्रपति को लगता है कि हम सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करें, तो दो तरीके के विषय हैं। कैसे दो तरीके के विषय? एक ऐसे विषय हैं जैसे कि पूर्व संधि समझौते हो गए, या कोई भी ऐसी चीज़ें हो गई जो संधि समझौते में आते हैं, संविधान लागू होने से पहले, बनने से पहले। तो उन सब के बारे में सुप्रीम कोर्ट मनमानी नहीं कर सकता कि नहीं, हमारा मन नहीं है, हम नहीं देंगे हम नहीं देंगे परामर्श, हम नहीं देंगे सलाह। देनी पड़ेगी आपको, ठीक है? आप संविधान के अंतिम व्याख्याकार हो, आप संविधान के रक्षक हो, आप ये मुंह नहीं मोड़ सकते हो, आपको देना पड़ेगा। लेकिन सार्वजनिक महत्व के मामले आ जाएं तो सुप्रीम कोर्ट दे भी सकता है परामर्श और नहीं भी दे सकता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में, चाहे पूर्व संधि समझौते से संबंधित हो, चाहे सार्वजनिक मामलों से संबंधित, राष्ट्रपति बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है कि वो मानेगा सलाह। अब राष्ट्रपति खुद तो कुछ करते नहीं है, ये मंत्रिपरिषद ही मंगवा रहा होगा सलाह कि जाओ इस विषय पे परामर्श लेके आओ। कौन जाएगा लेने के लिए? कौन सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा? महान्यायवादी पढ़ा चुके हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ होते हैं बाध्यकारी विषय,
बाध्यकारी विषय में कौन से हैं? संधि समझौते संविधान से पहले होने। बाध्यकारी नहीं है सार्वजनिक महत्व के मामले। और प्रेसिडेंट जो है वो किसी को भी हाँ या मना कर सकता है, स्वीकार अस्वीकार कर सकता है, जो भी उसको परामर्श दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब न्यायिक समीक्षा की बात करें तो कोई भी कानून है वो संविधान का पालन कर रहा है या नहीं, फंडामेंटल राइट्स का हनन तो नहीं हो रहा है, ये सब समीक्षा करने की शक्ति किसके पास है? हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। अपने खुद के जो फैसले हैं उनको पलटने का अधिकार, उनका पुनः अवलोकन करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो ये एक शक्ति है। अगर अपीलीय न्यायालय की बात करें तो हर एक अपन ने अभी देख लिया कि अपील के लिए आप जा सकते हो। अभिलेखीय न्यायालय की बात करें तो अब जो भी एक केस के रूप में इसने मतलब कि ये बताया कि ऐसा ऐसा हुआ किसी केस में, तो ये उसने निष्कर्ष निकाला। तो दूसरे जो हाई कोर्ट हैं उन सब में वो साक्ष्य के रूप में यूज किए जा सकते हैं। अगर कोई अवमानना करता है उच्चतम न्यायालय की, तो ये अवमानना पर दंड लगा सकता है। अवमानना दो तरह की होती है, विधिक मतलब कि आपराधिक और सिविल। अगर सिविल मामले के मतलब जानबूझ के तुमने ऐसा कुछ काम किया है जिससे न्यायालय की वो हुई है, ठेस पहुंची है, लेकिन आपने कोई आपराधिक आधार पे सुप्रीम कोर्ट के साथ वो किया, तो ज़्यादा कोई सज़ा तो इनमें ज़्यादा खास वाली तो मिलती नहीं, लेकिन हाँ उनके पास में शक्ति है कि दंड देने की। संविधान का अंतिम व्याख्याकार के रूप में, रक्षक के रूप में हम किसको जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को ही जानते हैं। तो ये सारी शक्तियाँ हो गई, लेकिन कुछ अन्य शक्तियाँ भी हैं। कौन सी अन्य शक्तियाँ? जैसे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव संबंधी विवाद अगर हो जाते हैं कभी, तो कौन सॉर्ट आउट करेगा? सॉर्ट आउट करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में कोई हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ही इनको देखेगा। अगर बात करें कि अपने न्यायालय की समीक्षा करने की, तो ये परमिशन है। अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है। सुप्रीम कोर्ट को मतलब कि सुप्रीम कोर्ट किसी और अन्य न्यायालय को भी ये शक्ति दे सकती है, अभी दी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास तो है ही। और अपने फैसले की समीक्षा करने की वो तो पता ही है। हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा किसी मतलब मान लो कि यूपी हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा मामले पेंडिंग पड़ चुके हैं, तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकता है वहाँ से। तो ये भी एक तरीके की उसकी शक्ति हुई। न्यायिक अधीक्षण की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास। ऐसी थोड़ी दो चार और शक्तियाँ हैं उसके पास में, अपनी नियुक्ति, स्टाफ, जो हमने स्वतंत्रता के लिए देखा था वो सब कुछ। तो आई होप कि आपको सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में क्या देखा था? सुप्रीम कोर्ट में हमने परिचय देखा था, फिर हमने अनुच्छेद देखे थे, फिर हमने संरचना, नियुक्ति कैसे होती है, फिर हमने देखा था योग्यता, वेतन, शपथ कितनी क्या होती है, अर्हताएँ देखी थी, और हमने साथ में क्या देखा था फिर कि स्थान प्रक्रिया के बारे में देखा था। हमने कार्यकारी न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में पढ़ा था। स्वतंत्रता क्या क्या दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट को ताकि वो निष्पक्ष रूप से काम करे, और शक्तियाँ। तो अब कुछ सवाल पूछूं? तो अब बताओ कि आर्टिकल 130 क्या कहता है स्थान के बारे में। आपको बताना है कि आर्टिकल 125 क्या कहता है। मैं आंसर अब नहीं दे रही हूँ, मुझे गलती से वो आंसर दे दिया मैंने। अब आप मुझे बताएंगे कि आर्टिकल 137 क्या कहता है। सलाह, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में कहा गया है। आपको बताना है कि उद्घाटन कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। इससे पिछली वीडियो में भी मैं एक क्वेश्चन कर चुकी हूँ। आपको मुझे बताना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसका एज अ स्रोत हमने कहाँ से लिया था। आपको मुझे बताना है कि कितने टोटल आर्टिकल्स हैं जो भाग 5 के उच्चतम न्यायालय वाले खंड में रखे गए हैं। आपको मुझे बताना है कि अनुषंगिक शक्तियाँ जो हैं सुप्रीम कोर्ट की वो कहाँ पे, किस आर्टिकल में रखी गई हैं। थैंक यू सो मच। आप इन सभी क्वेश्चंस के कमेंट्स कीजिए। क्या फीडबैक रहा, कैसी आपको क्लास लगी, ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैग के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं उच्चतम न्यायालय, उससे पहले की वाली वीडियो में संसद, और उससे भी पहले की वीडियो में कार्यपालिका, और फिर भाग 1, 2, 3, 4 सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। सीरीज़ वाइज आप देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद।